Hello dear students, I am CA Jasmine Arora and in today's video I will be discussing with you guys CA Inter-Law Study Planner. In this video my motive is to guide you आप अपने जो सिलेबस है उसको कैसे रिवाइज कीजिए, क्या चैप्टर्स आपको पहले उठाने चाहिए, जिससे एक तो आपका जो है कि मोस्ट ऑफ द मार्क्स की कवरेज हो जाएगी, प्लस आपको एक रिदम मिलेगी पढ़ने में एंड वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि लाइक वी हैव डन आवर दिस मच सिलेबस, वो आपको आ जाएगी। आपको जो सिलेबस कवर करना है वो डेफिनेटली 100% सिलेबस कवर करना है, बिकॉज वी डिडंट नो क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं, कौन से चैप्टर में से पुट हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको कवरेज जो है सिलेबस की 100% करनी है, लेकिन एक आप प्रोसेस में चलेंगे, कुछ डिवीजन करके चलेंगे तो आपको अच्छे से जो आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। आई नो दैट आपने में से बहुत से स्टूडेंट ने अपना शेड्यूल, अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान कर रखी है हमें कैसे पढ़ना है, बट वन थिंग आई वांट टू ऐड दिस इज दैट आप अपनी थ्योरी को डे 1 से कीजिए। लाइक इफ यू आर स्टडिंग अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट से स्टार्ट की है अपनी स्टडी, अपनी रिवीजन जो आपने स्टार्ट कर रखी है, तो आप 1-1.5 घंटा मैक्सिमम 2 या 3 घंटा आप डेली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी निकालिए। इससे क्या होगा, लाइक आपने जो टाइम अलॉट किया था एक सब्जेक्ट के लिए, वो लाइक फॉर एग्जांपल 10 डेज अलॉट कर रखे हैं, तो साइड बाय साइड आपका कुछ पोर्शन ऑफ थ्योरी भी हो रहा है साथ एंड वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, क्योंकि थ्योरी हम सिर्फ लिमिटेड डेज में नहीं कर सकते, थ्योरी को बार बार रिटेन करने से ही हमें चीजें याद होती हैं। So this was one tip. Now I have divided the whole syllabus of CA Inter-Law into 3 divisions. The first division which carries maximum coverage and which is most important, but with that I don't mean कि आपको सिर्फ ये ही डिवीजन करनी है, इसमें से पेपर आएगा, no. As per the past trends, it is important, but ये sufficient नहीं होगा. You have to plan for 100%. उसमें से आपको कुछ, जैसे आपको पता है एग्जाम में कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, या आपको लगता है कुछ हमारा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसको जो है कि थोड़े एफर्ट्स दे पाएंगे अगर आपका ये डिवीजन सीक्वेंस में चलता है। So the first chapter in the division 1 is incorporation of company and methods incidental thereto. इसमें क्या है, इसमें है MOA related provision, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, इनकी ऑल्ट्रेशन, ये सारे प्रोविजंस हम इस चैप्टर में डील करते हैं। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसकी आपको पूरी कवरेज करनी ही होगी, विद क्वेश्चंस पढ़ना है ये चैप्टर। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो मीटिंग चैप्टर को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर। देन इज कंपनी ऑडिटर्स, आपका बहुत ये है चौड़ा चैप्टर, ये लेंथी जरूर है, बट दिस चैप्टर इज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट चैप्टर इज कंपनी ऑडिटर्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपके अदर लॉज का पोर्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपल्सरी होता है उसका ये पार्ट बन जाता है। सो दिस वाज फॉर द डिवीजन 1। आपको ये डिवीजन 1 अपनी पहले प्लान करनी है कि हाँ ये चैप्टर्स मैं पहले करूंगा, उसके बाद डिवीजन 2, उसके बाद डिवीजन 3 करना हमें सारा सिलेबस है। देखो जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि कई बार होता है कि हमने काफी टाइम से वो चीज नहीं पढ़ी है, या हम ऐसा होता है कि हमें कई बार कुछ चीजें याद नहीं आ रही होती है, तो फर्स्ट रिवीजन में टाइम लग जाता है, बट जैसे ही आप अपने सेकेंड या थर्ड रिवीजन करते हो वो टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो आपको सेकंड थर्ड रिवीजन में टाइम लगेगा इस डिवीजन 1 को करने में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 आवर्स में आपका ये हो जाएगा। लाइक जो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है 2 घंटे का चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, ये सब 2-2 घंटे के चैप्टर हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि 22 घंटे मैक्सिमम जब आप सेकेंड या थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इतना टाइम ही आप अलॉट करोगे इन चैप्टर्स के लिए। नेक्स्ट इज डिवीजन नंबर 2। तो डिवीजन 2 में क्या बताया गया है, प्रिलिमिनरी चैप्टर। प्रिलिमिनरी चैप्टर्स आपको पता है 2 ही सेक्शन है इसमें। सेक्शन नंबर 1 उसका सिर्फ एप्लीकेबिलिटी वाला पोर्शन आप एक बार रीड कर लोगे, गो थ्रू हो जाओगे तो आपको वो अच्छे से चीजें याद हो जाएगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कौन सी कंपनीज पे कंपनी एक्ट 2013 लगता है। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। इसके लिए मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगी, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो सारी आपकी डेफिनेशंस के साथ एक बार सभी डेफिनेशंस को रीड कर लिए। उसके बाद जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो क्या करो कि जो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लग रही हैं, या आपको लग रहा है यार ये एक बार में याद नहीं हो रही, या एग्जाम के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, आप खुद से टिक कर लीजिए उस चीजों को।
और मैं जैसे आपको बताऊं किसी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो अमेंडमेंट आई है, या आपकी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, पेड अप शेयर कैपिटल, इस टाइप की डेफिनेशन, या प्रोस्पेक्टस जो आपके ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भी कवर्ड है, इस ऐसी कुछ डेफिनेशंस को आप टिक करके रख लेना और सेकंड थर्ड जो रिवीजन करोगे उसमें सिर्फ उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान देना, वेरी सिलेक्टिवली आपको पढ़नी है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है टोटल 5 सेक्शन है, अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आराम से फ्रेम अप हो सकता है, प्लस एमसीक्यू भी इसमें से आ जाते हैं वेरी इजीली। लास्ट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट, आपको पता है ये 6-7 नंबर का डेफिनेटली आ जाता है। स्टूडेंट्स को जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स थोड़ा बोरिंग लगता है, इसीलिए मैंने इनको डिवीजन 2 और 3 में कवर किया है, ताकि अगर आपका ये थोड़ा बहुत वीक भी रह जाता है ना, तो भी आप बाकी चैप्टर्स के साथ इसे सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगेन आई वुड से दैट आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, बाद में आप ये ना कहो एग्जाम के बाद कि यार पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नो, आपको हर चीज करनी है। वहां पर वैसे ही हम जब 3 घंटे बैठते हैं तो कई बार कोई ना कोई पॉइंट हमसे स्किप हो जाता है। सो आपको जो आज पढ़ना है, फर्स्ट रिवीजन में 100% पढ़ोगे, सेकंड थर्ड रिवीजन में टाइम आपका कम लगेगा, लेकिन फर्स्ट रिवीजन जब आपने की होगी, आपने कुछ चीजों की मार्किंग कर लोगे, आपको पता होगा यार ये 4-5 लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली बार नहीं पढ़ने की जरूरत, उस चीज को छोड़ते जाओ। या क्या करो, लाइक आपका कोई सेक्शन है, 1-2 पेजेस का कोई सेक्शन है, आपको लगता है यार इतना रेलिवेंट चीजें नहीं है, इसमें गिनी चुनी 5-6 चीजें हैं, तो क्या करिए अपना खुद ही उस पेज के ऊपर या अलग से अपने नोटबुक में फटाफट एक छोटी सी समरी या क्रक्स बना के लिख लीजिए। या एक और सॉल्यूशन है इस चीज का, अपनी रिकॉर्डिंग में उस सेक्शन को फटाफट बोल के 5 मिनट में आपका वो सेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ सॉल्यूशन अपने आप से इन्वेंट कर लीजिए। क्या होगा, ये आपको सेकेंड थर्ड रिवीजन या जो आपकी बिफोर एग्जाम जो हमें इस बार जैसे लॉ में 2.5 डेज मिले हैं, उसमें बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगी ये चीजें। So this is the way you can plan your studies. नेक्स्ट इज ये जो आपकी सेकंड रिवीजन है, ये भी आपकी डेफिनेटली 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन सब्सिक्वेंट रिवीजन कर रहे होगे। उसके बाद है हमारी डिवीजन नंबर 3, इसमें मैंने चैप्टर्स कवर किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। थोड़े बोरिंग से चैप्टर हैं ये, इसीलिए लास्ट में कवर किए हैं। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जब आपने लॉ को पूरा टाइम अलॉट किया है, लॉ पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर को एक साथ पूरा पढ़ने की बजाय ना क्या करो, फॉर एग्जांपल आपने डिवीजन 1 से स्टार्ट कर दिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हो, उस दिन क्या किया, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है उसके 2 पेज पढ़ दिए। यानी आप इस चैप्टर को टुकड़ों में पढ़ दीजिए, आपको एकदम से बोर्डम फील नहीं होगा और आपका ये भी नहीं होगा कि यार मेरा सिलेबस पढ़ा है या मुझे टेंशन हो रही है। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टडीज को मैनेज कीजिए। और ये आपका वैसे चैप्टर 2-3 घंटे मैक्सिमम लेंगे जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन करोगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स टिक करके रख लेना, जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो वहां पे कुछ कुछ मार्किंग करके रख लेना। मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में वो होते हैं कीवर्ड्स। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले इसमें आपको जो भी आपके कंसेप्ट नोट्स हैं वहां से पढ़ना होगा। नेवर एवर जंप टू योर क्वेश्चन बैंक। कभी भी, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली स्कैनर से पढ़ने लग जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस को रेफर कर लेते हैं। वैसे आप कभी भी जो है अपने सिलेबस को इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट नोट्स को कवर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यू हैव टू रेफर स्टडी मैट, आरटीपी एंड पास्ट ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलना है। स्टडी मेट, आरटीपी और पास्ट ईयर के एग्जाम्स है आपका बहुत बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर आपने इससे पहले आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपने डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके रखा होगा। अगर नहीं भी किया तो इस बार क्या कीजिए, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो डेफिनेटली ज्यादा टाइम अलॉट करोगे, उस केस में क्या करो, अपने कंसेप्ट नोट्स कर लिए, साथ साथ चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चंस को कवर करते चलो एंड मार्क कर लो वहां क्वेश्चंस को कि जब आपने दूसरी रिवीजन करनी है या तीसरी रिवीजन करनी है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर कुछ 2-4 क्वेश्चन ही निकल के आते हैं हर चैप्टर में से, जो अलग होते हैं, जिसके क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी या आंसर में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, कुछ ऐसे 5-6 क्वेश्चंस मुश्किल से निकल के आएंगे। सिर्फ उनको मार्क कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। इस बार आप मार्क करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर एमसीक्यू की, देखो
एमसीक्यू की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार करना, लाइक इट इज एज पर माई एक्सपीरियंस। क्यों? अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो एमसीक्यू से आप डील कर लोगे। जस्ट आपको एक प्रैक्टिस जरूरी होगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता हो क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होंगे। लाइक इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आती हैं, या वन लाइनर एमसीक्यू आते हैं, या कुछ पैराग्राफ के बेस पे आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन आते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ICAI के जो प्रैक्टिस एमसीक्यू का पोर्शन है उसको एक बार अच्छे से कर लो। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपने वो नहीं किया एक बार भी तो आपको क्वेश्चंस नए से लगेंगे, एकदम से कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, बट एक बार देख लेने से कि हाँ एमसीक्यू किस टाइप से आते हैं। कुछ आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है जो वो हो जाएगी, एमटीपीज के थ्रू कर सकते हो आप। एमटीपी भी यहाँ पे आपको कवर करनी है तो एमटीपी में भी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट जो ICAI का स्पेशल आपके पास केस स्टडीज और एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस पोर्शन है उसको एक बार कर लीजिए। अगर उसमें भी आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि अलग सी चीज है, या हमारे कॉन्सेप्ट्स में ये चीज कवर नहीं है, या तो अपने जहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट नोट्स है वहां पे उस चीज को अलग से लिख लो, एक आधी लाइन है, नहीं तो वो चीज मार्क करके रख लो, अपने इंडेक्स पे मेंशन करके रख लो कि हाँ मुझे एमसीक्यू का ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कई बार आपने क्या होता है, जो एमसीक्यूज है ना इंस्टीट्यूट के, वो पहले से प्रिंट आउट करा के रखे होते हैं, या अगर आपके पास बुकलेट्स है वो, तो उसमें क्या कीजिए, कई बार जो इंस्टीट्यूट है वो अडेंडम ऐसी चीजें रिलीज करता है ताकि अगर उन्होंने जो भी अडेंडम रिलेटेड टू एमसीक्यूज प्रैक्टिस शीट, उसमें क्या होता है अगर उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है या कुछ उसमें नया कुछ एडिशन किया है तो वो एक बार आप जरूर रेफर कर लेना। कुछ ही आधे पेज का वो सब नोट्स होते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट की साइट पर मिल जाएंगे। सो दिस वाज फॉर द टुडे सेशन। आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, कोई भी आपको पीछे नहीं रोक सकता। जस्ट बी काम, बी पेशेंट। आपको पेशेंस से करते हुए ही अपने आपके आज के स्टडीज को एंड अपने एग्जाम को डील करना पड़ेगा। सो आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी, एंड अगर नहीं चल रही तो अभी भी फॉर्म में आ जाओ। आप ये 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। सो जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड मेहनत करने लग जाओ। इस बार आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास होने में, एंड जो सेटिस्फेक्शन, जो वो एक खुशी मिलेगी आपको पास हो गए, वो डेफिनेटली आप लोग इस बार अचीव करोगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी आती है, या कोई टॉपिक आपको समझना है, या आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी। चाहे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज फॉर द टुडे सेशन। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू फॉर टुडे सेशन। बाय बाय।